कितनी आपको टैक्स सेविंग हो सकती है अलग अलग इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए? कितना एलोकेशन टोटल होना चाहिए इन सारे स्कीम्स में? देखिए, जो सेक्शन 80 है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसमें काफी सेक्शन साथ में आ जाते हैं। जैसे आपका हाउसिंग लोन रीपेमेंट ऑफ 20,000 भी इसके अंदर आता है। आपका एलएसएस का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख भी इसमें ही ऐड होता है। और काफी सब मर्ज करके तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने पीपीएफ में पैसे लगा रखे, मान लीजिए, या अगर मेरा केवल प्रिंसिपल रीपेमेंट हाउसिंग लोन पे ही 1 लाख रुपए हो जाता है, और मोस्टली जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनके कुछ पीएफ में तो एलोकेशन होता ही है एम्प्लॉयर की के साथ साथ उनका खुद का भी, तो उसके बाद फिर उनको इन इंस्ट्रूमेंट से कोई फायदा नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं बचेगा? नेचुरली आप इन सबको मर्ज करके 1 लाख की लिमिट ले सकते हैं। अभी पिछले साल तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड थे तो उसमें 20 साल का आपको एडिशनल फायदा था, तो वो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। जो हाउसिंग का इंटरेस्ट लोन रीपेमेंट होता है वो अंडर सेक्शन आपको 24 का बेनिफिट मिलता है, वो उसका आप रिबेट ले सकते हैं। पर लोग क्या समझते हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो पीपीएफ भी कर लेंगे, ईएलएसएस भी कर लेंगे, और सब उनको लगता है कि सब पे रिबेट मिलेगा, पर नेचुरली एक लिमिट है। इसके अलावा 15,000 की लिमिट है फॉर सेक्शन 80D अंडर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर आप सब ये ऐड करके चले तो आपको रफली 2-2.5 लाख तक का आप एक एवरेज बना सकते हैं जो आप सेव कर सकते हैं ओवर। लेकिन उसमें से जो 1.5 लाख है वो तो दरअसल आपको केवल हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट से मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए आपको हाउसिंग का प्रिंसिपल प्लस आपका पीपीएफ प्लस आपने जो सारी स्कीम्स में पैसे लगाए वो सब मिलाकर 1 लाख है, और सिर्फ 15,000 इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में है अगर आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है। तो इतनी ही लिमिट है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग में करने की आपको जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आगे हमारे कुछ दर्शक जुड़ेंगे और वो आपके अपने सवालों के जवाब देंगे अभिनव से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।